आज हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में तुगलक स्थापत्य को पढ़ेंगे। कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी के समय में कौन कौन सी स्थापत्य कला की इमारतों का निर्माण हुआ था उसका अध्ययन किया था। आज हम तुगलक स्थापत्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि तुगलक स्थापत्य की विशेषताएं क्या थी। तो तुगलक काल शुरू होता है आपका 1320 ईस्वी से। 1320 से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया और 1351 से 1386 तक फिर आपके फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शासन किया और 1388 तक आते आते तुगलक वंश का पतन हो गया। तो तुगलक स्थापत्य की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि तुगलक काल में जो भी स्थापत्य की संरचनाएं बनी उनमें अलंकरण और भव्यता के स्थान पर सादगी पर विशेष बल दिया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए। सादगी पर विशेष बल दिया गया अलंकरण एवं भव्यता के स्थान पर। इतना ज़्यादा अलंकरण हमें तुगलक स्थापत्य की संरचनाओं में मिलता नहीं है और इतनी ज़्यादा भव्यता भी हमें दिखाई नहीं देती है। सादगी पूर्ण संरचनाएं स्थापत्य की बनाई गई। इसका कारण संभवतः ये हो सकता है कि तुगलक शासकों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए भी संभवतः सादगी को अपनाना पड़ा। अब दूसरी चीज़ तुगलक स्थापत्य में जो आती है वो है नीप्रवण। नीप्रवण को कहते हैं बैटर। बैटर का मतलब जिसको कहते हैं ढलवा दीवारें, बोलचाल की भाषा में सीधी दीवार न होकर के ढलवा दीवारें, ये नीप्रवण इसको विशुद्ध हिंदी में कहते हैं। ये जो नीप्रवण होता है ये भवन को मजबूती प्रदान करती है। ढालू दीवार भी इनको कहते हैं और ढलवा दीवारों का निर्माण तुगलक स्थापत्य की विशेषता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तुगलक स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ढलवा दीवारों का प्रयोग। ये जो ढालू दीवारें होती है वो आगे की ओर झुकी होती है, इसलिए इसको सलामी स्थापत्य भी कहते हैं। आगे की ओर झुकी होने के कारण इस प्रकार लगता है जैसे ये सलामी दे रही हो, इसलिए इसको इन ढलवा दीवारों को सलामी स्थापत्य भी कहा जाता है। अब ये ढलवा दीवारें या सलामी स्थापत्य या जिसको नीप्रवण कहते हैं उसका प्रयोग केवल गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य में हुआ है। फ़िरोज़ शाह तुगलक के किसी भी स्थापत्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ढलवा दीवारों का उपयोग केवल गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य में ही मिलता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो भी इमारतें बनाई उसमें हमें ढलवा दीवारों का प्रयोग हुआ दिखाई नहीं देता है। तुगलकों के स्थापत्य में और क्या विशेषता है कि मेहराब, लिंटल और शहतीर जिसको धरण कहते हैं उसका जानबूझकर बड़ा अच्छा समन्वय किया गया है। मेहराब, लिंटन एवं शहतीर, इन चीज़ों का बहुत अच्छा समन्वय तुगलक स्थापत्य में मिलता है और ये समन्वय आगे लोदियों के स्थापत्य में भी हमें दिखाई देता है। और हौज खास और फ़िरोज़ शाह कोटला के भवन और फ़िरोज़ तुगलक के मकबरे में हमें मेहराब, लिंटन और धरण, इन तीनों का बहुत अच्छा समन्वय दिखाई देता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन स्थापत्य की इमारतें, हौज खास, फ़िरोज़ शाह कोटला के भवन और फ़िरोज़ तुगलक का मकबरा। इसमें हमें मेहराब, लिंटन और धरण, इन तीनों का बड़ा अच्छा समन्वय दिखाई देता है। अब ये मेहराब किस तरह की होती थी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये दो स्तंभ हैं, दो साइड की दीवारें हैं और इस पर ये इस प्रकार से जो एक संरचना बनाई जाती थी वो कहलाती थी आपकी मेहराब। जैसे ये एक तो सिंपल होती है
तो ये तो हिंदू स्थापत्य में होता है। इस्लामी स्थापत्य में मेहराब का प्रयोग किया गया। उसमें क्या है कि जैसे ये दो स्तंभ हैं और इनको ऊपर कर्व से इनको आपस में जोड़ दिया, तो ये कर्व पूर्वक वक्राकार रूप में इनको जोड़ने वाली जो चापाकार है वो कहलाती है मेहराब। तो ये जो डिज़ाइन है ऊपर वाली ये कहलाती है मेहराब। एक तो होती है सिंपल, ये तो हिंदू स्थापत्य, और ये जो मेहराब है ये कहलाती है आपकी इस्लामी स्थापत्य। तो मेहराब, लिंटन, लिंटन कहते हैं आपके जिसको क्या कहते हैं अपन, गडर होती है ना, गडर, उसका प्रयोग। तो लिंटन, मेहराब और धरण, इन तीनों का प्रयोग तुगलक स्थापत्य में किया गया है और ये भी एक विशेषता है। और मेहराब, धरण और लिंटन तीनों का समन्वय कहाँ ज़्यादा दिखाई देता है? हौज खास, फिरोज शाह कोटला के भवन और फिरोज तुगलक के मकबरे में। इसके अलावा तुगलक स्थापत्य की और क्या विशेषता है? तुगलकों ने अपने स्थापत्य में कीमती लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो कीमती लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सस्ते और आसानी से उपलब्ध धूसर पत्थरों का प्रयोग किया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, धूसर पत्थरों का उन्होंने प्रयोग किया, लाल बलुआ पत्थरों का उन्होंने उपयोग नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर अपना तुगलक स्थापत्य कला का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये आपकी सल्तनत काल की स्थापत्य कला की, जो तुगलक स्थापत्य कला थी, उसका भी आपको बता दिया। फिर तुगलक वंश के बाद में हमारे आगे सैयद वंश और फिर लोदी वंश। लोदी वंश में जैसा आपको पता है, बहलोल लोदी ने 1489 से लेकर के 1517 तक शासन किया, मतलब 1451 से लेकर के 1489 तक शासन किया। फिर सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया, और फिर इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम देखें तो सिकंदर लोदी ने कौन सा नगर बसाया? आगरा नगर, 1504 ईस्वी में। और आगे चल कर के 1506 में वो आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी भी बन गया था। तो ये आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई, ये भी आपको याद रखना है। और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1506 ईस्वी में। नगर तो स्थापित किया 1504 ईस्वी में, और राजधानी बनाई उसने 1506 ईस्वी में, 2 वर्ष बाद। तो ये लोदी वंश, लोदी वंश के पहले सैयद वंश आता है, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश। उसके समय की हमें कोई विशेष स्थापत्य की जानकारी मिलती नहीं है। और सैयद वंश जो था, सैयद वंश में खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, हमने पहले पढ़ा था। और अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम सुल्तान था सैयद वंश का, जिसने गद्दी स्वेच्छा से बहलोल लोदी को सौंप दी थी 1451 ईस्वी में। तो ये 1388 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चला, और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक आपका लोदी वंश चला। तो ये लोदी वंश की हमने स्थापत्य कला की वो बातें पढ़ी। एक आपके फिरोज़ तुगलक के समय में जौनपुर नगर की भी स्थापना हुई थी, हिसार फिरोजा की भी स्थापना हुई थी। स्थापत्य कला में फिरोज़ तुगलक ने कौन से नगर बसाए थे? एक तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर, इसके अलावा जौनपुर नगर उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा हिसार फिरोजा, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। मोहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद का किला और जहाँ पनाह नगर, ये 2 नगर उसने बनाए थे। 2 संरचनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की मानी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाए थे? एक तो आदिलाबाद का किला और एक जहाँ पनाह नगर। और फिरोज़ तुगलक ने क्या बनाया? फिरोज शाह कोटला, इसके अलावा जौनपुर शहर।
फिरोज शाह तुगलक ने अपना जो वजीर था खाने जहाँ तेलंगानी, उसका अष्टकोणीय मकबरा भी बनवाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखें। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप थोड़ा समझ लें कि फिरोज शाह तुगलक के समय में उसके द्वारा उसके प्रिय वजीर खाने जहाँ तेलंगानी का अष्टकोणीय मकबरा बनाया गया। खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि वो अष्टकोणीय था। अष्टकोणीय मकबरा उसके द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि एक तो उसने जौनपुर नगर बसाया, इसके अलावा फिरोज शाह कोटला उसने बसाया और अपने वजीर खाने जहाँ तेलंगानी का अष्टकोणीय मकबरा बनाया। और उसके पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था उसने आदिलाबाद का किला बनाया और जहाँ पनाह नगर की स्थापना की थी। तो ये तुगलक काल के जो सुल्तान थे उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं का हमने अध्ययन किया। और तुगलक स्थापत्य की जो मुख्य विशेषताएं, हमने 4 विशेषताएं पढ़ी कि अलंकरण और भव्यता के स्थान पर सादगी पर विशेष बल, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ढालू दीवारों का निर्माण, ढालू दीवारों के निर्माण को सलामी स्थापत्य भी कहते हैं। इसके अलावा तुगलक स्थापत्य में मेहराब, लिंटन और शहतीर का जानबूझकर अच्छा समन्वय, जो आगे चलकर लोदियों ने भी किया। और ये मेहराब, लिंटन और शहतीर का अच्छा समन्वय कौन कौन सी इमारतों में विशेषकर दिखाई देता है? हौज खास, फिरोज शाह कोटला के भवन और फिरोज तुगलक के मकबरे, इन तीनों में हमें ये दिखाई देता है। इसके अलावा कीमती लाल बलुआ पत्थरों के स्थान पर तुगलक शासकों ने किसका इस्तेमाल किया? सस्ते और आसानी से उपलब्ध धूसर पत्थरों का प्रयोग किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तुगलक स्थापत्य की विशेषताएं बताइए। ये एक लघुत्रात्मक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो हमारा सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का जो पूरा टॉपिक था वो यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सल्तनत कालीन कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।